हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। आज की क्लास में हम बेसिकली आज की क्लास अगर आपने अटेंड कर ली तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी बच्चे कि हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल में अलग अलग जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको कैसे करते हैं, उसको आसान कैसे बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा कल का ओवरव्यू दे देती हूँ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो बेटा कल की क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा था AMU के बारे में कि जब एटम का आविष्कार हुआ तो उसके मास को निकालने की जरूरत पड़ी। तो उसके मास को बेटा हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया क्या, AMU। तो बेटा AMU बेसिकली हमने किसको बोला था, एटॉमिक मास यूनिट को। एटम का जो मास निकालते हैं उस यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया, AMU। बोलो चमक गया था कल की नहीं चमका था। AMU को साइंटिस्ट ने क्या एक जुगाड़ के थ्रू AMU की एक यूनिट बना दी थी कि हमने एक स्टैंडर्ड एटम लिया था। बोलो बच्चों बताओ कौन सा स्टैंडर्ड एटम था, वो स्टैंडर्ड एटम था कार्बन 12 एटम। जो कार्बन का 12 आइसोटोप होता है, ठीक है, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक C12 और एक C14। तो साइंटिस्ट ने C12 एटम को स्टैंडर्ड ले लिया था और उसी को लेके डिफाइंड कर दिया था क्या, AMU को। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या हुआ, जब यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक आ गई, एक डिवाइस आ गया जिससे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास पता कर सकते थे। तो वो पार्टिकल बेटा क्या था, वो डिवाइस का नाम क्या था, स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर जब आया इस दुनिया में, सबसे पहले हमने उससे कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट किया। तो कार्बन 12 एटम का जब हमने मास कैलकुलेट किया बेटा, तो वो आया कुछ 1.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम्स। तो हमें तो वेट को जो मेजर करने का हमें जो आदत है, हम जो फील कर सकते हैं वो तो ग्राम या किलोग्राम में ही कर सकते हैं। AMU हम लोग को जम नहीं रहा था कि कैसे हम AMU कैसे बताएंगे कि एटम कितना भारी है या कितना हल्का है। तो हमने एक क्या किया, एक टेक्निक अपनाई कि हम AMU को ही कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में। तो जब स्पेक्ट्रोमीटर आया, कार्बन 12 एटम का मास हमें पता लग गया। ठीक है, तो जब हमने C12 एटम का मास निकाला तो और उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया हमारा, एक AMU का मतलब कितना आ गया बेटा, AMU का AMU आ गया था हमारा 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम्स में आ गया था। चलो, जब हमने मोल देखा तो हमने मोल देखा कि मोल एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जिसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, 10 का पावर 23 पार्टिकल्स भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, केमिस्ट्री में जितनी सारी चीजें हैं आप उसको मोल से ही डिनोट करोगे। ठीक है बेटा, तो AMU आ गया इतना यूनिट, ये याद रखने वाली चीज है। तो जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, वो मैं कल की क्लास का समरी बता रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो इसलिए कल की क्लास को समराइज कर रही हूँ, तो एकदम कान आंख नाक कान खोल के एकदम बैठ जाओ, जो मैं याद करने को बोली वो याद करते रहना साथ साथ में। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, अब ये क्या है, 1/Na ग्राम के बराबर आ गया, क्योंकि Na क्या होता है, Na होता है बच्चे एवोगैड्रो नंबर, और ये होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। ठीक है, चलो अब ये 4 चीजें क्लियर हैं, ये याद है कि नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये चारों चीजें याद हुई कि नहीं। अब हमने क्या देखा था बेटा, 1 फैराडे देखा था। अब मुझे बताओ 1 फैराडे हमने क्या देखा था। 5th पॉइंट देखते हैं कि हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हाँ चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने बात की थी बेटा।
तो यहाँ पे मैं टेबल बना देती हूँ फिर से छोटा सा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे हमने बात की थी उसके चार्ज की और इधर हमने बात की थी उसके मास की। मास हमने जो लिया था बेटा वो केजी में लिया था। वेरी गुड धनंजय, वेरी गुड। ठीक है, अब चार्ज बेटा कितना होता है हमें पता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव में भी कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, कूलम जो होता है वो यूनिट होता है चार्ज का। वेरी गुड। चलो अब ये होता है +1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जस्ट अपोजिट होता है प्रोटॉन का चार्ज। +0 या -0 नहीं होता है, 0 इज 0, 0 इज 0। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम और ये होता है 0। आज आगे आते हैं बेटा, मास की बात करते हैं। मास मैंने बोला था याद रखने वाली चीज़ है। 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बहुत 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 2000 गुना कम होता है, ऑलमोस्ट एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसीलिए जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं बेटा तो उसमें हम किसका मास लेते हैं, सिर्फ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे ही बहुत हल्का, उसको लो या ना लो बात बराबर है। ठीक है, गुड इवनिंग। अरे बस हो गया गुड इवनिंग, अब आ जाओ जल्दी से पढ़ाई करते हैं। अब ये क्या हो गया, 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg होता है ये, और इसी के मास के बराबर होता है ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का मास। कितना, 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। बोलो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? चमका। ये सारी चीजें सबको याद है कि नहीं याद है? अगर याद नहीं हुआ बहुत पिटोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप क्या कर रहे हो, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो क्या होगा, आपका आगे भी जो भी केमिस्ट्री होगी वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये हमें लगता है कि ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, क्या याद रखना है इसको, चलो इसको स्किप करते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। लेकिन आप कभी भी किसी बच्चे को देखोगे, अगर वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट नहीं भी है तो भी क्या होगा, उसको अगर ये छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाएंगी तो वो जो बच्चा होता है, आप लोगों की क्लास में कई ऐसे सारे बच्चे होते होंगे जो पहले पढ़ने में उतने वीक होते होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बच्चे उन्होंने बेसिक पे ध्यान दिया। ठीक है, चमक गया ना? चमकना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं 6th पॉइंट पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हमने मास जान लिया था और हम 1 मोल भी जान गए थे। अब हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम चार्ज है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था जिसमें कई बच्चे बेहोश हो गए थे कल लास्ट में आते आते, कि मैंने पूछा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बेटा। तो ये सवाल कुछ आपका यूनिटरी मेथड होता है जो उसी के तरह का है, कि अगर मैं बोलूँ कि एक टॉफ़ी आ रही है बेटा 10 रुपये में, तो 20 टॉफ़ी कितने में आएगी, तो क्या करोगे, सीधे 10 इंटू 20 कर दोगे, 200 हो जाएगा। अब वो आपको इससे हलवा लग रहा है क्योंकि आपको सिर्फ 10 इंटू 20 करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा बेटा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और ये ऐसे खतरनाक सा नंबर कि -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ, चलो आप लोग बेहोश ना हो इसलिए मैं मान लेती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे x चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे x चार्ज है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि मैं होशियार हूँ। ठीक है, तो फिर इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लूंगी, मैं सिर्फ ले रही हूँ कि x कूलम का चार्ज है। अब पूछ रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। अब आपको पता है 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है, ये खतरनाक सी क्वांटिटी कितनी, y। तो 1 में x चार्ज है तो इसमें मान लो y में कितना चार्ज हो जाएगा, x इंटू वाई कर दोगे सीधे सीधे। अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। जब हमने x इंटू वाई किया था बच्चे तो क्या आया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 96500 कूलम चार्ज। वेरी गुड, कितना आया था, 96500 कूलम का चार्ज बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना सारा चार्ज होता है
और इसीलिए इतना सारा हमें बार बार ना लिखना पड़े तो हम होते हैं आलसी। इंसान सबसे ज़्यादा आलसी होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने काम को आसान बनाता है। तो हमने इसको एक यूनिट बना दिया कि 1 फैराडे चार्ज, 1 F मतलब फैराडे, 1 फैराडे चार्ज या 1 फैराड चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम। बोलो चमका कि नहीं, चमका कि नहीं। अब ये इतनी सारी चीजें कल हमने पढ़ ली थी, ये सारा मैंने कल का रिजल्ट लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें आपको कल की क्लास जो पीडीएफ होगा उसमें ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ तो आपको मिल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अगर ये चीज़ अपने हाथों से लिखोगे अपने नोट्स पे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि जितनी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ आप लिख लो अपने हैंडराइटिंग में, अपने हाथ से, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शक, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। ये सब चमक गया होगा आप लोगों को कल, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मोलर मास पे। बेटा मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? सवाल है मेरा कि बेटा मोलर मास क्या होता है। मोलर मास हमेशा किस में रहेगा, ग्राम्स में, ठीक है। तो मोलर मास का डेफिनेशन लिखते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स, ठीक है। 1 मोल एटम का मास बेटा ग्राम्स में हो जाएगा क्या, मोलर मास। तो अगर मैं बोलूं कि मोलर मास क्या है, 1 मोल एटम का मास, और किस में बेटा, ग्राम्स में। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 1 मोल एटम का मास, ग्राम्स में मोलर मास, ओके कूल। चलिए, अब मैं बोलूं, मान लो मैं पूछूं कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ, एग्जाम्पल दे रही हूं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रही हूं मैं, हाँ बेटा मोल कंसेप्ट का टॉपिक है, ठीक है। मोलर मास का मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूं, तो मोलर मास का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रही हूं, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास। बोलो मानते हो इस बात को? कोई बात नहीं, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, कोई से भी मीडियम के हो, यहाँ पे मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ वो टर्म्स नहीं यूज़ करी एकदम हिंदी वाले, लेकिन आपको समझने के लिए मुझे लग रहा है इतनी बातें काफ़ी हैं, ठीक है। तो मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास ऑक्सीजन एटम का क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास। मैं इसको लिख सकती हूँ कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम ही हो जाएगा हमारा क्या, मोलर मास। बोलो मानते हो इस बात को कि नहीं, सिमी मानते हो कि नहीं मानते हो कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ग्राम्स में, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, क्या हम इससे ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम का मास को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से 1 मोल से, तो ये आ जाएगा बेटा, अभी 16 ग्राम नहीं, अभी 16 ग्राम के पास नजदीक आ रहे हैं, वो सारी चीजें एकदम अपनी आंखों देखी देख लो ताकि आपको 16 ग्राम और 16 AMU में डिफरेंस पता लगे। तो क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू Na? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी ये दोनों चीजें लिखने में? दोनों स्टेटमेंट एक ही है, 1 ऑक्सीजन का एटम का मास इनटू टोटल एवोगैड्रो नंबर से कर दूंगी तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास आ जाएगा। बोलो यस और नो? चलो यस। अब एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, 1 ऑक्सीजन एटम का मास हमने अभी निकाला था, कितना AMU था? 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना AMU था? बोलो बच्चों कितना AMU था? 10 नहीं है बेटा, ये 1 ऑक्सीजन एटम है, ये बेटा ये 10 नहीं है। मास ऑफ
ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अभी समझ में आ गया, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। स्नेहा समझ में आ गया, इट इज मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू Na कर देंगे तो आ जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। कूल। अब बेटा एक ऑक्सीजन एटम का मास मुझे पता है कितना होता है 16 AMU को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं Na से तो मेरा क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। बोलो सही बात है। अब एक बात बताओ कि AMU में और Na में क्या रिलेशन था, इसीलिए बोला था, याद रखना AMU और Na में क्या रिलेशन था, बोलो 1 AMU was equal to 1 by Na ग्राम। बताओ 1 AMU was equal to 1 by Na ग्राम। बोलो याद आया। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैं AMU की जगह 1 by Na लिख दूं, 1 by Na ग्राम लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। तो 1 AMU इक्वल्स टू बेटा कितना होता है 16 इंटू 1 by Na ग्राम इंटू Na, लिख दिया, ठीक है। अब Na से Na कट गया और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया बेटा 16 ग्राम। तो अब हमें समझ में आया कि 16 ग्राम क्यों लिखते हैं, अब हमें समझ में आया कि हम 16 ग्राम क्यों लिखते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो बच्चे जब भी आपको एक एटम का मास लिखना है तो वो लिखोगे आप AMU में, और एक ऑक्सीजन एटम का मास AMU में कितना होता है बेटा 16 AMU। और अगर आपको एक ऑक्सीजन एटम का मास AMU में ना पूछ के ग्राम्स में पूछ दे तो क्या करोगे? सर पकड़ के रोना नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है AMU को ग्राम्स में कैसे निकालेंगे। मैं AMU की जगह लिख दूंगी सीधे क्या 16 इंटू 1 बाई Na ग्राम। मतलब मैं एवोगैड्रो नंबर से उसके मास को डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा एक ऑक्सीजन एटम का मास। लेकिन बेटा जब मैं एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, जब मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है बेटा कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, एक एटम आएगा तो उसका मास इतना होगा, एक एटम आएगा तो उसका मास इतना होगा। जब इतने सारे एटम्स आएंगे बेटा, इतने सारे एटम्स आएंगे तो उसका मास कितना होगा, एक एटम का मास, वही रिपीट कर रही हूँ बेटा, एक एटम का मास इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और ये दोनों सेम ही तो हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया 16 ग्राम। बोलो समझ में आया कि जब एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे AMU में, जब 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा किस में, ग्राम्स में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये मैं इरेज करके और दोबारा आपको समझाती हूँ। हाँ जी, अब देखो, जब मैंने ऑक्सीजन एटम की बात की, किसकी बात की, ऑक्सीजन एटम की, तो मैंने उसकी मास की बात दो तरीके से बोली। एक मैंने बोली कि क्या उसका मास हो जाएगा 16 AMU, और एक बात मैंने बोली क्या कि उसका मास हो जाएगा 16 ग्राम। तो क्या आप में से सारे के सारे बच्चे 16 AMU और 16 ग्राम में डिफरेंस बता सकते हैं मुझे? तो आपका आधा काम यही सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है 16 AMU और 16 ग्राम में डिफरेंस? बता सकता है? 16 AMU बेटा क्या है, 16 AMU, ये जो 16 AMU है ना, ये है एक एटम का मास। एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या है 16 AMU, और एक मोल, जब इतने सारे एटम्स मिलेंगे, कितने सारे, एक मोल, जब एक मोल एटम मिलेगा
तो उसका मास कितना हो जाएगा बेटा? तो उसका मास कितना हो जाएगा? ये क्या है? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, या फिर मैं बोल सकती हूं बेटा इसको बोल सकते हैं कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम बोल दो या मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। अब बेटा ये क्या है? ये दोनों चीज तो मैंने बोल दी बेटा। जब मैं एक एटम का मास ले रही हूं तो एएमयू में ले रही हूं, जब एक मोल एटम का मास लूंगी तो ग्राम्स में लूंगी। ठीक है बेटा। अब ये क्या है बेटा? मास है। किस में है? ग्राम्स में है। किसका मास है? एटम का मास है। किसका मास है? एटम का मास है। किस यूनिट में है? ग्राम्स में है क्या? मास। तो इसीलिए बच्चे मोलर मास, किसी एटम का मोलर मास बोलो, उसको बोलो कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, या फिर क्या बोल सकते हो बच्चे? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलोगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो तीनों एक ही चीज है। बच्चों को बचपन से ही कंफ्यूजन रहती है इस बारे में कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, एएमयू क्या है, ग्राम में कब लिख देते हैं, एएमयू में कब लिखते हैं। तो आज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एक एटम के मास की जब भी बात करोगे, मोलर मास पूछे तो ग्राम में ही होगा। मोलर मास हमेशा बेटा ग्राम्स में ही होता है। ठीक है, तो आप उसको मोलर मास कह लो, एक मोल एटम का मास कह लो, या फिर ग्राम एटॉमिक मास कह लो, बात एक ही है। बोलो, चमका? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? बेटा एटम तो एक एलिमेंट जिससे मिलके बना हुआ है, जिससे हमारे पार्टिकल्स मिलके बना हुआ है, वो होते हैं हमारे एटम्स। और मोल क्या है? अब आप पूछ रहे हो कि 1 दर्जन अंडे मैंने बोले, तो आप पूछ रहे हो कि अंडे और दर्जन में क्या डिफरेंस है। तो दर्जन तो एक क्वांटिटी है और अंडा एक मैटर है। ठीक है, तो एटम क्या है? जिससे मैटर से मिलके जो बना है वो क्या है? एटम है। ठीक है, और मोल क्या है? एक क्वांटिटी है। समझ में आई बात? चमका कि नहीं चमका? चलो, तो ये समझ में आया कि एएमयू और ग्राम में क्या होगा अंतर। अब मोलर मास कह लो एटम का, या फिर अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे एक और चीज लिखने जा रही हूं, मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखने जा रही हूं? मॉलिक्यूलर मास। अब बताइए कि मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, मोल अलग है, मॉलिक्यूल अलग है। मोल इज अ क्वांटिटी, मॉलिक्यूल होता है कि अगर एटम से मिलके जो हमारा जो भी सब्सटेंस बनता है, बहुत सारे एटम से मिलके या जो कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि H2 एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक एटम है। हाँ, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास को बोलेंगे बेटा क्या? मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बेटा मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, बेटा एग्जाम्पल दूं H2O का, तो बेटा H2O में जितने भी एटम्स मिले हैं सबका क्या हो जाएगा? ठीक है, सबका सम हो जाएगा हमारा क्या? मॉलिक्यूलर मास। अब बताओ हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, ये H कितना है? 2। एक प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है बेटा? एक ही एटम है, और एक एटम का मास कितना होता है? 16। तो कितना हो गया इसका टोटल? 18। अब बेटा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास हम 18 AMU भी लिख सकते हैं या फिर 18 U भी लिख सकते हैं। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट और U मतलब होता है बेटा यूनिफाइड मास। तो दोनों मतलब एक ही होता है। यूनिफाइड मास हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एटम्स के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी, और एटॉमिक मास यूनिट भी किसी के लिए यूज कर सकते हैं, एटम के लिए भी, मॉलिक्यूल के लिए। तो AMU
ही क्या होता है, U, दैट इज यूनिफाइड मास, और ये बराबर होता है किसके बच्चे, ये बराबर होता है हमारे 1/na ग्राम के, ये तो हमें पता ही था। तो ये क्या है, ये दोनों एक ही चीज है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि AMU क्या है और U क्या है, बस उसको अलग नाम दे दिया है क्या, U, ठीक है, AMU या फिर U। बोलो चमका कि नहीं। अब जैसे कुछ एलिमेंट्स है उसका आपको अगर मास याद रखना हो तो आप रख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, हीलियम का मास होता है 4, ठीक है, लिथियम का मास होता है 7, नाइट्रोजन का मास होता है कितना, 7, बोरॉन का मास होता है 10, ठीक है, कार्बन का मास होता है 12, सिलिकॉन का मास होता है 14। तो ये सारे मास आप क्या रखोगे, याद रखोगे, आपका आ सकता है, ठीक है। सोडियम का मास होता है कितना, 23, सल्फर का मास होता है 32, फास्फोरस का मास होता है 31, ऑक्सीजन का मास होता है 16, सल्फर का मास होता है 32, हाँ सल्फर का तो लिख दिया, और किसका ज्यादातर पूछा जाता है बच्चे, फ्लोरीन का मास कितना होता है, जल्दी बताइए। फ्लोरीन का मास होता है 19, पोटेशियम का मास होता है 39, आर्गन का मास होता है 40, कैल्शियम का मास होता है 40, नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14, मेरे दिमाग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले गया था, ठीक है। और किसका अप्रॉक्स में किसका मास लेना है, लिथियम नहीं बेटा, इसका 14 मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। डबल करके नहीं लिख सकते बेटा, एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, मैंने मॉलिक्यूल का मास नहीं पूछा। क्लोरीन का होगा 35.5, क्लोरीन का भी पूछा जाता है बेटा, 35.5 होता है, ठीक है। और आयोडीन का होता है 127, और Ag दैट इज सिल्वर का होता है 108, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन है, क्लियर। तो ये कुछ मासेस हैं, इसके मास आप याद रख लेना। अब जैसे कि मैं आपसे कुछ मास पूछूं तो वो बता देंगे, जैसे कि मैंगनीज का आप कितना होता है, मैंगनीज का बताओ। मैग्नीशियम का बेटा 24, मैग्नीशियम का हो जाएगा 24, ठीक है। बहुत सारे हैं, आप क्या करो सबसे पहले तो कभी मार्केट जाओगे, किसी स्टेशनरी के दुकान पे जाओगे ना, वहां पे आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा, या फिर अगर आपके पास प्रदीप वगैरह हो तो वहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल उसके बुक के पीछे मिलता है, तो वो उतना छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा सा पीरियोडिक टेबल लेकर आओ और उसको अपने घर के दीवार जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाएगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये कर लेना काम। फॉस्फोरस का बता दिया, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर है। अभी बता रही हूँ, सप्तऋषि अभी, आयोडीन का 127 है, हाँ। चलो अब मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे थे बेटा। अब देखो, मैंने जब H2O मैं पूछूं कि मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चे? मैं मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को कह सकती हूं कि मैंगनीज का होता है बेटा 55 और क्रोमियम का होता है 52, ठीक है। तो देखो मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अब आ जाओ बैक टू ट्रैक, ठीक है। यहां पर क्या मैं पूछ रही हूं कि मोलर मास ऑफ एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा। तो मैं मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिखूं या फिर मैं लिखूं मास ऑफ
1H2O इंटू Na। किसी को कोई तकलीफ, कोई दर्द? ये लिख सकती हूँ, मास ऑफ 1H2O इंटू Na कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्योंकि मोलर मास क्या होता है, किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास किसमें, ग्राम्स में। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अब बेटा बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल का मास जल्दी से बताइए कितना होता है, जल्दी 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 बताओ कितना होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है कितना, 18। 18 के आगे क्या, 18 ABCD EFGH, 18 AMU या फिर 18 U। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा 18, या तो AMU भी लिख सकते हो या फिर U भी लिख सकते हो। ठीक है, इनटू Na। मैं AMU या U को 1/Na ग्राम लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू 1/Na ग्राम इंटू Na। अब बेटा Na से Na कट गया, हमारा कितना मास आ गया बेटा, 18 ग्राम। मतलब सिंपल सी बात है, AMU की जगह ग्राम लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास किसमें, मोल्स में, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहां पर आते हैं कि जब मैंने H2O की बात की, तो दो तरह से मैंने उसका मास बोला। एक जगह तो मैंने बोला 18 AMU या फिर 18 U, और एक जगह मैंने बोला क्या, 18 ग्राम्स। तो दो बात की मैंने। तो क्या आप दोनों को इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप लोगों को क्या इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? बोलो, क्या डिफरेंस है इसमें? ये डिफरेंस है बेटा, जब भी मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूंगी, तो ये हो जाएगा मेरा किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास क्या होगा, 18 AMU या फिर 18 ग्राम्स। जब मैं एक मोल वाटर मॉलिक्यूल की बात करूंगी, 1 मोल ऑफ H2O की बात करूंगी, तो उसका मास हो जाएगा 18 ग्राम। तो मैं 1 मोल ऑफ H2O बोलूं बेटा, या फिर मैं बोल सकती हूं कि मोलर मास ऑफ H2O। क्या बोल सकती हूं, मोलर मास ऑफ H2O। किसी को तकलीफ, दोनों चीजें मैंने बोल दी। अब ये क्या है बेटा, ये मास है। किसका मास है, मॉलिक्यूल का मास है। किस यूनिट में है, ग्राम्स में है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास बोलो, या फिर बोलो उस मॉलिक्यूल का एक मोल मॉलिक्यूल का मास, तो बात क्या है, सेम है। तो इसको मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकती हूँ। तो आज के बाद सारी कंफ्यूजन दूर। AMU कब बोलेंगे, U कब बोलेंगे, ठीक है, मोलर मास कब बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कब बोलेंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब बोलेंगे। 5 सवाल है, पांचों के जवाब आपको आते रहने चाहिए। बोलो, कूल है? एक बार इसको देखो, 18 ग्राम में 1 मोल वाटर, हाँ मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसका मास आएगा बेटा 18 ग्राम। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ऑक्सीजन के एटम्स लोगे तो जाके उसका मास आएगा 16 ग्राम। इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स लेने के बाद उसका मास आएगा 16 ग्राम, ऐसे वैसे नहीं। ठीक है, चलो इसको एक बार लिख दो और एक बार देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं समराइज कर रही हूँ, रुक जाओ, पहले एक बार देख लो ये सब। हाँ, तो अब आते हैं समरी पे। अभी तक जो बात की हमने उसका समरी क्या निकलता है? पहली बात तो निकलती है कि मोलर मास,
मोलर मास क्या होता है? किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का मास। 1 मोल सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स। पहली बात तो हमने ये देखी। दूसरी बात हमने देखी कि किसी भी एटम का मोलर मास, किसका? एटम का अगर मोलर मास है तो वही क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। एटम के मोलर मास को बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और अगर हम मोलर मास की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मोलर मास है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसका? मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा? ग्राम। मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल बोलो, बात एक ही है। समझ में आ गया? मतलब क्या है? सिंपल कि अगर आपको मोलर मास निकालना है तो जहां पे भी AMU आ रहा है उसको हम क्या लिख देंगे? सीधे सीधे ग्राम लिख देंगे। ठीक है, AMU को ग्राम लिख देंगे क्योंकि एक AMU के क्या मतलब होता है? 1/Na ग्राम। ठीक है, और एक और चीज मैं समराइज कर देती हूं यहाँ पे। किसी भी एटम मास अगर AMU से ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? एक एटम के मास को हम क्या बोलेंगे? नहीं, एक मोल एटम के मास को बोलेंगे। यहाँ पे मोलर मास लिखा हुआ है ना बेटा। एक मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। एक मोल मॉलिक्यूल के मास को बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक एटम के मास को तो AMU बोलेंगे ना, 16 AMU, 18 AMU। ठीक है, तो अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे? Na से। ठीक है, बोलो चमका कि नहीं चमका? समझ में आ गया? 1/Na ग्राम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, पहले इसको एक बार लुक दे दो, एक बार देख लो, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देने वाली हूं। जैसे कि क्वेश्चन है, मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इन ग्राम्स। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इन ग्राम्स। ठीक है बेटा, बोल रहा है कि एक नाइट्रोजन एटम का मास निकालिए, किसमें? ग्राम्स में निकालिए। ठीक है, तो अभी निकालते हैं बेटा। इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा, सीधे सीधे बताओ कि एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? कितना होता है बेटा? अब आप बताओगे, आपसे आंसर निकलेगा। देखो बताओ, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? जल्दी से बताओ, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? बेटा 2 कहां से होगा? 14। ठीक है, 14 क्या? 14 क्या? A B C D E F G H 14 AMU। वेरी गुड बच्चे। AMU को जब हम ग्राम्स में निकाले थे, AMU को जब हम ग्राम्स में निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? 1 AMU का मुझे मतलब पता है कि 1/Na ग्राम होता है, या फिर
1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो यही तो हमने एक डब्बे में डाला था कि याद रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो 14 को डिवाइड कर देंगे किससे, Na से, तो ये आ गया 14/Na ग्राम। ठीक है, या फिर 1/Na का कितना होता है, तो 14 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया? एक और सवाल दूं। क्वेश्चन है, weight of 50 एटम्स, ठीक है, weight of 50 एटम्स कोई एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट इज 3000 AMU। वेट ऑफ, क्या समझ नहीं आया बेटा? सिंपल सी तो बात है, आपको AMU निकालना है बेटा, ग्राम्स में निकालना है, तो सीधे Na से डिवाइड कर दो ना। 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। यहाँ पे ये अगर याद नहीं किया तो ये कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद कर लोगे तो समझ में आएगा। 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम होता है, मतलब AMU को ग्राम में निकालने के लिए 1/Na से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। एक नाइट्रोजन आइटम का मास पूछ रहा है ग्राम्स में, अगर AMU में पूछता तो मुझे पता होता, क्या होता उसका, 14 AMU होता, लेकिन ये पूछ रहा है नाइट्रोजन आइटम का मास किस में। ऐसे कैसे रिप्लेस कर दोगे बेटा? यहाँ पे हमने रिप्लेस करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर अपनाया था, तो हमने निकाला था यहाँ से जो रिलेशन आता है AMU का ग्राम्स में। अब आप बोलोगे कि मैं kg को ग्राम में लिख दूं, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना kg को ग्राम में लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर AMU को ग्राम में लिखना है तो आपको Na से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 तो अभी लिखा ही नहीं पूरा, उससे पहले ही ये बताने लगी। ठीक है, वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, रुको ये बताती हूं मैं, इसका सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूं। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है जिसके 50 एटम का मास है कितना, 3000 AMU, 3000 AMU। Calculate number of atoms. Calculate number of atoms in 240 gram of an element। 50 एटम का मास इतना है। अब हमें बताना है कि कितने एटम्स होंगे जिनका मास होगा 240 ग्राम। चलिए बताइए कि 50 एटम है, एक एलिमेंट है, जैसे गोल्ड का मान लो, गोल्ड है, उसका 50 एटम है, उसका मास कितना है, 3000 AMU। तो एक एटम का मास निकाल लो कितना है, एक एटम का मास कितना हो जाएगा बेटा, 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 3000 बाई 50 AMU हो जाएगा ना। अगर 10 टॉफी 1000 रुपए में आ रही है तो एक टॉफी कितने में आएगी, 1000/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000/5। तो ये कितना हो गया बेटा, 60 AMU, 60 AMU हो गया। अब AMU को ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकते हो, क्या करना है, सीधे हमें Na से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 60/Na ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 मोल एटम का मास। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम्स होंगे 240 ग्राम में। ठीक है, समझ में आया? चलो मैं आपको फिर से समझाती हूँ ये सवाल को नए पेज पे।
देखो 50 एटम्स का मास कितना है? 50 एटम्स का मास कितना है? 3000 AMU। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा बेटा? 3000 अपॉन 50 AMU। मतलब कितना हो जाएगा? एक एटम का मास कितना हो गया बेटा? 60 AMU। बताओ, इतना समझ में आया? अब बेटा मेरे को निकालना है कि कितने ग्राम है, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा बेटा? 60 AMU का मतलब होता है 60/Na ग्राम। 60 AMU का मतलब क्या हो गया? AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे उसको Na से डिवाइड कर दो। ठीक है, Na से डिवाइड कर दोगे, AMU कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम्स में, क्योंकि 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ठीक है, तो मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? इतना ग्राम। ठीक है, एक एटम का मास कितना है? इतना ग्राम है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे क्या करना है? एक एटम का मास इतना ग्राम है, हमें पूछ रहा है कि 250 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एक एटम में 60/Na ग्राम है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे? सीधे उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? Na/60। Na/60 एटम्स हो जाएंगे। ठीक उल्टा कर दिया। बोलो, यूनिटरी मेथड आती है। एक एटम में इतना ग्राम है तो एक ग्राम में इतना एटम हो जाएगा। बोलो, हमसे क्या पूछ रहा है कि 240 ग्राम में कितना एटम होगा? 240 ग्राम में, एक ग्राम में अगर इतना एटम है तो 240 ग्राम में कितना एटम हो जाएगा? Na/60 इंटू 240। ठीक है, तो यहां से अगर ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा, किस में जाएगा? 4। तो 4 Na एटम्स हो जाएंगे हमारे टोटल आंसर। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था। नहीं एक बार में समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगी। कंप्लीट सॉल्यूशन ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया है, जरूरी नहीं आपसे हो ही जाए। देखो यहां तक समझ में आया कि एक एटम का मास है बेटा 60/Na ग्राम। एक एटम का मास है 60/Na ग्राम। मतलब मैं क्या बोल सकती हूं कि एक ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे? सीधे उल्टा कर दोगे। एक टॉफी आ रही है, यूनिटरी मेथड नहीं आती। देखो अभी बताती हूं। 1 रुपए में 10 टॉफी आ रही है। 1 रुपए में कितनी टॉफी आ रही है? 10 टॉफी। तो एक टॉफी कितने रुपए में आएगी बेटा? क्या करोगे? सीधे इसको 1/10 कर दोगे, 1/10 रुपीज, है ना? तो यहां पे यही तो मैंने बोला कि एक एटम में इतने ग्राम्स हैं, तो एक ग्राम में कितने एटम होंगे? 1 क्या कर दिया? 60/Na, तो कितना आ गया? Na/60। बोलो, तो वही चीज तो है, एक ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 240 ग्राम में कितने एटम होंगे? अब आपको मैं बोलूं कि 10 टॉफी, अब मैं पूछूं कि 200 टॉफी कितने में आ जाएगी? 200 टॉफी। तो 200 टॉफी के लिए क्या करोगे? जितनी एक टॉफी आ रही है तो 1/10 इंटू कर दोगे, किसको? 200 से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? Na/60 इंटू 240 ग्राम में पूछ रहा था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे आते हैं हम मॉलिक्यूल में डिफरेंस, हमें समझ में आ गया था। ठीक है, फैराडे लॉ हमने समझ लिया था। एक बार इसको फिर से देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। खुद से जितना समझोगे उतना ज्यादा आपको आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, हर चीज मैं बताऊंगी तो आप कुछ अपना दिमाग लगाओगे ही नहीं। तो पहले एक बार खुद से देखो। तो मैं कुछ अभी एलिमेंट्स लिख रही हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ, उसके आपको मुझे बताना है मॉलिक्यूलर मास, या फिर जिसे बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है, तो जैसे आप बता दो किसका CO2 SO2, और बता दो NaCl, SF6 का रहने दो, आप बता दो चलो इसका HCl, H2SO4, और बताओ H3PO4, C6H12O6, C12H22O11, नाइन्थ है आपका NH2CONH2, ठीक है। और टेंथ में बता दे रही हूँ, आपका हो जाएगा आपका KMNO4, KMNO4। 11th है आपका मोहर सॉल्ट, दैट इज FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4, ये जगह कम पड़ गई। FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। चलिए इन सब का बताइए आप मुझे मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। फर्स्ट का 44 बिल्कुल सही जवाब। सारे निकाल लो, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना आसान रहेगा आपको ये चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर आप ये समझ के ही मत चलो कि ये केमिस्ट्री का है, मैथ्स ही मान के चलो, क्योंकि आप देखो फिजिक्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो मैथमेटिक्स से ऐसा नहीं है कि पीछा छूट गया है। सेकंड का 64, 32, हाँ 64 बिल्कुल सही बेटा। सेकंड का 46 नहीं 64 है। वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, किसी का भी अगर सारा हो जाए तो मेरे को एक बार थम्स अप भेज देना, मैं आ जाऊंगी, सबका आंसर बता दूंगी फिर, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करो। जितना यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में उतने कम मिस्टेक्स होंगी। थर्ड का 68.5 नहीं बेटा, 58.5 होना चाहिए था, क्योंकि Na is 23 and Cl is 35.5।
HCl का 36.5, बहुत सही। अभी तक यहीं तक बढ़े क्या? 6th है, 7th है। टेंथ वाले का क्या है? 10th का क्या होगा आप बताओ ना, क्या निकाला है? पोटेशियम का क्या लिया है वेट? पोटेशियम का लिया है हमने कितना बेटा? 39। मैंगनीज का मैंने आपको बताया था 55, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? H2SO4 का सही है बेटा सत्यम, ये हो जाएगा इंटू प्लस 64, तो 39 प्लस 55 प्लस 64 हो जाएगा 158 AMU। आयरन का मास बताइए कितना होता है? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सप्तऋषि। बेटा मोलर मास या फिर ग्राम मोलर मास निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। चलो मॉलिक्यूलर मास ही निकालो बस। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में तो सिर्फ आपको क्या लिख देना है? ग्राम में लिख देना है, ठीक है? KMnO4। हाँ, अब देखो यहाँ पे CO2 का क्या हो जाएगा? कार्बन का मास होता है 12, एक कार्बन का मास होता है 12, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है बच्चे 16, 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32, 44 आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने मॉलिक्यूलर मास लिखा है इसलिए ये AMU या फिर U में आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का ही हो जाएगा 32 प्लस 32 64, ये हो जाएगा आपका 58.5, क्योंकि ये होता है 23 प्लस 35.5, 1 प्लस 35.5 36.5। H2SO4 का होगा बेटा 98, H3PO4 का भी होगा 98, इसका होगा 180, इसका होगा 342, और इसका कितना होगा 60। बच्चे इसका मैंगनीज का मैंने आपको मास बताया था कितना होता है 55, और इसका पोटेशियम का होता है 39। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है बेटा 30, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा इसका? टोटल आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा इसमें 158। ये अब इनमें से कुछ स्पेसिफिक नाम है जिनका मैं नाम आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्पेसिफिकली है ये वाला लास्ट वाला, इसका नाम होता है बच्चे मोहर सॉल्ट, ठीक है? मोहर सॉल्ट इसका नाम होता है, काफ़ी काम आने वाला है आपके आगे के एग्जाम में। मोहर सॉल्ट का पूछते हैं, एन फैक्टर वगैरह पूछा जाता है तो उसमें ये काम आता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? किसी को पता हो अगर इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बच्चे? ग्लूकोज। C12H22O11 को क्या बोलते हैं? C12H22O11 को बोलते हैं शुगर, या फिर कभी कभी एग्जाम में इसको सुक्रोज भी लिख कर आता है, तो क्या बोलेंगे? सुक्रोज। ओके, सुक्रोज। अब बच्चे ये जो नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है यूरिया, जो हमारे फर्टिलाइजर में काम आता है। यूरिया NH2CONH2। H3PO4 एक तरह का एसिड है। कौन सा एसिड है बच्चे? फॉस्फोरिक एसिड। और H2SO4 भी एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, किंग्स ऑफ केमिकल बोला जाता है इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl भी एसिड है, ठीक है बच्चे? NaCl हमारा सॉल्ट है, SO2 और CO2, ठीक है? तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे क्या? मोलर मास, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास अगर AMU में लिख रहे हो तो वो हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का मास, और अगर 1 मोल का लिख रहे हो तो वो हो जाएगा आपका मोलर मास। तो मोलर मास बोल लो या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दो, मैंने बताया था एक ही चीज है, ठीक है बच्चे? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलो अब हमें ये निकालने तो आ गया कि मोलर मास क्या होता है। अब बेटा हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, बेसिकली हमारे मुद्दे की बात ये है कि हाउ वी कैलकुलेट मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलूं या 1 मोल ऑक्सीजन एटम बोलूं, तो उसमें आपको डिफरेंस समझ में आता है? 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलूं तो
कैलकुलेशन करने में टाइम तो लगेगा बच्चे, टाइम तो लगेगा, लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस करनी, नीट के लिए प्रिपेयर करने ना बच्चे, तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए प्रैक्टिस करते हुए हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। क्योंकि पहले फोकस करो कि आपका जो आंसर आए वो एक्यूरेट आए, ठीक है। उसके बाद जब आंसर एक्यूरेट आने लगेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और फिर टाइम भी कम लगेगा। तो टाइम लग रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले फोकस करो कि टाइम लगा लो लेकिन आंसर सही निकालो, ठीक है बेटा। चले अब बताओ, एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? यहां पे मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं बेटा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में। अब मुझे एक ऑक्सीजन एटम का मास पता है, ठीक है, आंसर आ रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बढ़िया। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, 16 क्या, AMU, ठीक है। अगर मैं ये क्या पूछ रही हूँ 1 मोल और पूछ रही हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले तो आप बताइए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 16 × 2, 16 × 2 32। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैं ग्राम लगाऊंगी कि AMU लगाऊंगी कि U लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी? जब भी एक मोल आ जाए बेटा, जब भी एक मोल आ जाए, हमेशा यूनिट क्या रहेगा? 32 ग्राम। अब ऑक्सीजन एटम का मास पूछ रहा है। एक ऑक्सीजन एटम का मास बेटा कितना होगा? 16 AMU, ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, लेकिन मैंने क्या पूछा है? एक मोल का मास, तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो, अब मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मैंने बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या है? 16 ग्राम है, ठीक है। मतलब अगर मैं पूछूं, वही हो गया कि अगर 10 टॉफी आ रही है 100 रुपए में, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? क्या करोगे? सीधे सीधे डिवाइड कर दोगे, सीधे सीधे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है 16 ग्राम, तो मैं यहां पे बोल सकती हूं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा? 1/16 मोल। बोलो, मानते हो इस बात को? चमक रहा है? मानते हो इस बात को कि 1 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1/16 मोल्स, ठीक है। अगर मैं कोई भी रैंडम बोलूं कि 10 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो बोलोगे 10/16 मोल। अगर मैं बोलूं कि 20 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, बोलोगे 20/16। मैं पूछूं 100 ग्राम में कितने हो जाएंगे, बोलोगे 100/16, बोलोगे ना। तो अगर मैं पूछूं कि W ग्राम में, बेटा W ग्राम में कितने मोल्स आएंगे, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो ये क्या बोलोगे? W/16 मोल, बोलोगे कि नहीं? तो ये W क्या है? W आपका कोई भी गिवन वेट है, और ये 16 क्या है बेटा? 16 है हमारा मोलर मास, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड स्टेप समझ नहीं आया? सेकेंड स्टेप ये है क्या? देखो, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो मैंने वो वाला क्वेश्चन बताया था ना, उसमें रेसिप्रोकल किया था कि क्या बोला था कि 10 टॉफी आ रही है बेटा, 10 टॉफी आ रही है हमारी 100 रुपए में, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? क्या करोगे? 10/100 कर दोगे, ठीक है। एक टॉफी कितने रुपए में आएगी? 10/100। तो वही तो किया मैंने यहाँ पे कि 1 ग्राम में आ रहा है बेटा इतना मोल, ठीक है, 1 मोल में आ रहा है इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना मोल आएगा? सीधे रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। हाँ, W ही लिखोगे। तो यहां से बच्चे ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और W क्या है? हमारा गिवन मास। और ये जो 16 है वो क्या है? हमारा मोलर मास है, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास, दैट इज W अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है बेटे। तो ये आ गया हमारा पहला फॉर्मूला। तो अगर मैं पूछूं कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या बोल रही हूं मैं? कैलकुलेट
moles of 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या आप निकाल लेंगे इसको? हमारा गिवन मास यहाँ पे कितना है बेटा? 80 ग्राम। और मोलर मास ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? हमें याद है कितना होता है बच्चे? 16। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि एक मोल ऑक्सीजन एटम में कितना ग्राम होता है? 32 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन एटम में 5 ग्राम नहीं बेटा, 5 मोल। मोल पूछा जा रहा है ना, तो मोल में ही आंसर निकालेंगे। चमक रहा है लेकिन थोड़ा सा ऐसे फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मोल में कितना ग्राम होता है? 16 ग्राम। तो मैं पूछ रही हूँ कि 80 ग्राम कितने में होगा? तो 16 इंटू 5 गुना हो जाएगा ना, तो 5 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है इसलिए मैंने मास क्या लिया है? 16 ग्राम। अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता तो मास क्या लेती बेटा? तो क्या लेती मास अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता? जल्दी बताओ। एटम ना देके अगर मैं मॉलिक्यूल देती तो यहाँ पे तो आप लिख दोगे 80/16 दैट इज 5 मोल। कूल, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम, वेरी गुड सप्तऋषि, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकालेंगे मोल्स, ठीक है बच्चे। तो पहला फॉर्मूला यहां से मोल का आ गया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है और आपको मास क्वेश्चन में गिवन है तो सीधे सीधे उसको डिवाइड कर दोगे किससे? उसके मोलर मास से। बोलो चमका। पहला फॉर्मूला मोल का, ठीक है। अब आते हैं, इसके ऊपर भी सवाल करेंगे बहुत सारे। पहले दूसरा फॉर्मूला बता देती हूँ। दो फॉर्मूले से अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? भूलोगे तो नहीं कभी? क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो वेरी गुड। चलिए अब बेटा बताओ एक बात, दूसरा फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक मोल में, एक तो यूनिटरी मेथड सारे के सारे समझ जाओ। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? बोलो भाई, सो रहे हो कि जाग रहे हो? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स। वेरी गुड। 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, सबको पता है। तो एक बात बताओ, अब कोई बोले ये बोलेगा कोई ना कि मेरे को यूनिटरी मेथड नहीं आता है, वही पीटूंगी। अब बताओ एक पार्टिकल में कितने मोल्स होंगे? एक पार्टिकल में कितने मोल्स होंगे? Na लिख दो, सिर्फ इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक मोल में Na पार्टिकल्स। एक पार्टिकल में कितने मोल? सीधे रेसिप्रोकल कर दोगे। 10 टॉफी 100 रुपए में आई तो 1 रुपए में कितने? 10/100। तो एक पार्टिकल कितने में? 1/Na मोल। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बोलूं कि 10 पार्टिकल में कितने मोल होंगे तो क्या बोलोगे? 10/Na। मैं बोलूं कि 200 पार्टिकल में कितने मोल होंगे तो बोलोगे 200/Na। मैं बोलूं 1000 पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे तो बोलोगे 1000/Na। और मैं अगर पूछूं कोई भी n नंबर ऑफ पार्टिकल है, कोई भी रैंडम n पार्टिकल्स हैं तो उसमें कितने मोल्स होंगे? जल्दी से बताओ। n पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे? n पार्टिकल में कितने मोल होंगे? सीधे सीधे n से मल्टीप्लाई कर दो ना, इतना क्या सोच रहे हो? n/Na, काम खत्म। n/Na मोल होगा। तो यहां से बेटा आ गया मोल का दूसरा फॉर्मूला। वेरी गुड सिमी। दूसरा फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू n/Na। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n/Na, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। और Na क्या है? Na तो एक फिक्स्ड नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। बोल बेटा, समझ में आया? तो दूसरा फॉर्मूला चमका सबको। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, अब यहीं पे बच्चे बेहोश होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केमिस्ट्री में जो भी चीजें हैं वो सब नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो अगर मैं पूछूं कि, क्या पूछूं मैं?
मैं पूछ लेती हूँ कि 24 इंटू 10 का पावर 24 पार्टिकल्स में कितने मोल्स होंगे। इतने पार्टिकल्स हैं मेरे पास, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? जल्दी से निकाल के बताइए। अप्रोक्सीमेशन करते वक्त नंबर ऑफ मोल्स जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, उसको 6 भी ले सकते हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर उतना ही आएगा, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। 6.022 को 6 ले लेना। चलो बताओ जल्दी से आंसर। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 10 का पावर क्या है, 24 है, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, n बाई Na। एक मोल में कितने पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब इतने पार्टिकल्स में कितने मोल हो जाएंगे, क्या कर देंगे आप, 24 इंटू 10 का पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 का पावर 23। ये जाएगा 4 में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 10 का पावर 24 माइनस 23, 10 बच गया, कितना आ गया हमारा, 40 मोल आंसर आ गया। बोलो चमका कि नहीं। एक तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा, कूल है। चले सवाल करें इस पे। चलो अब सवाल करते हैं। कैलकुलेट वेट of 5 moles of CaCO3। मैं क्या बोल रही हूँ, कैलकुलेट वेट ऑफ, 10 की पावर को 1 कंसीडर नहीं करना बेटा। ऐसे 10 की पावर कुछ भी हो जाएगा। अगर 10 का पावर मैं 2 भी कर दूं तो 100 हो जाएगा ना, तो उसको 1 कैसे कंसीडर कर सकते हैं। 10 तो 10 होता है, एक बड़ा क्वांटिटी है। पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैंने जितना बोला है सिर्फ उतना ही करना है, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना। ओके बच्चे, चलिए इसमें बताइए, हमें वेट निकालना है 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का। चलो सॉल्व करो, जल्दी बताओ भाई। सारे के सारे सो गए क्या? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। मोलर मास कितना आया? बेटा वही कर दी ना गलती। बेटा मोलर मास किस में होता है, मोलर मास किस में होता है, ग्राम्स में होता है। मोलर मास किस में होता है, ग्राम्स में होता है। तो मोलर मास से जब डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल क्या करोगे यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड करोगे, तो ये भी ग्राम्स में होगा बेटा और ये भी ग्राम्स में होगा, दोनों का सेम यूनिट होगा, तभी तो नंबर आ रहा है। तो मोलर मास आ गया मेरा 100, वेट मुझे निकालना है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, n हो गया। तो ये n मेरे पास है कितना, 5, तो कितना हो गया, 500 ग्राम इज इक्वल्स टू W। W का मास कितना आ गया, 500 ग्राम। मोल्स किस में आएगा, हमेशा किस में आएगा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम, मतलब नंबर ऑफ वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इन ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम में होगा। ठीक है बेटा, 500 ग्राम होगा ना बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है कितना, 40 प्लस 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48। आंसर आ गया ना। चलो बहुत खुशी की बात है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्वेश्चन है बच्चे आपका होमवर्क। ओके बाय बाय।